गर्मी की सुबह थी। गांव का आकाश हल्का नीला और धुंधला था। सूरज की किरणें पुराने पीपल के पेड़ पर हल्के हल्के फैल रही थी। गांव के दो चरवाहे नंदू और किशन गाय लेकर जंगल की ओर निकले थे। गुनगुनाते हुए चलते चलते अचानक नंदू की नजर पेड़ के ऊपरी शाखा पर पड़ी। वहाँ एक बड़ा सा घोंसला बना था। किशन, देख वो घोंसला कुछ अजीब है ना। पहली बार इतना बड़ा घोंसला देख रहा हूँ। किशन ने माथे पर हाथ रखकर सूरज की रोशनी से बचते हुए ऊपर देखा। घोंसले के किनारे से एक नन्हा हाथ झूल रहा था। अरे देवा, ये तो किसी इंसान का हाथ है। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। डर के मारे दोनों के पैर कांपने लगे। क्या करे, गांव में खबर करें? हाँ हाँ, भागो। गायों को वहीं छोड़कर दोनों सिर पर पैर रखकर गांव की ओर दौड़ पड़े। दोनों हांफते हुए गांव के सरपंच रामलाल के पास पहुंच गए और उन्हें सारी बात बताने लगे। सरपंच साहब, वो पीपल के पेड़ के ऊपर। इतना बोलकर नंदू घबराने लगा और वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। अरे क्या है पीपल के पेड़ के ऊपर, कुछ बताओगे? तुम दोनों इतना घबराए हुए क्यों हो? शांत हो जाओ, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ, उसके बाद बताना। दोनों जमींदार के सामने तुरंत जमीन पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद किशन अपनी सांसों को थामते हुए बोला, सरपंच साहब, वो हम दोनों अपनी गैया को चराने जंगल की तरफ जा रहे थे। तभी गांव के मोड़ पर जो पीपल का पेड़ है उसके ऊपर हमने देखा एक इंसानी बच्चा घोंसले में रो रहा है। क्या घोंसले में इंसानी बच्चा? लेकिन ये कैसे संभव है? तुम लोगों को देखने में कोई धोखा हो गया होगा। नहीं सरपंच जी, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। आपको हम पर विश्वास नहीं है तो खुद चलकर देख लो। ये सुनकर सरपंच सोच में पड़ गया। जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता लगा, सभी गांव के लोग चौपाल पर जमा हो गए। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ लग गई। सब अपना अपना काम छोड़कर आ गए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब में हलचल मच गई। सरपंच रामलाल, जो अपने न्याय प्रिय स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था, उसने सभी गांव वालों को चुप कराया। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता, अफवाहों पर भरोसा नहीं करेंगे। हम खुद चलेंगे उस पेड़ के पास। इतना बोलकर सरपंच पंचायत के भरोसेमंद लोग हरि, शंकर, भीमा, सोमू और चंदू को अपने साथ लेकर जाने लगा। तभी भीमा बोला, सरपंच जी, हमें कुछ जरूरत के सामान साथ रख लेना चाहिए। किसी प्रकार की समस्या आ गई या हमें उस घोंसले से बच्चे को निकालने में जरूरत पड़ी तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो भीमा, तुम्हें जो भी जरूरत लग रहा है सब साथ रख लो। भीमा की बात सुनकर सभी आदमी रस्सियाँ, बांस, खाने का सामान और एक टॉर्च भी साथ रख लेते हैं। जैसे ही सभी उस पीपल के पेड़ के पास पहुँचे, चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। पत्तों में से हवा तक नहीं गुजर रही थी। पेड़ के घने जंगलों से बच्चे की रोने की करुण आवाज सुनाई दे रही थी। बच्चे की आवाज सुनकर सभी चौंक जाते हैं। मतलब नंदू और किशन बिल्कुल सही बोल रहे थे। ये तो सच में इस घोंसले में इंसानी बच्चा है। देखो, घोंसले के बाहर उसका हाथ झूल रहा है। चलो उस बच्चे को बचाते हैं। पता नहीं कौन बदनसीब माँ है जो अपने बच्चे को इस तरह अकेला छोड़कर चली गई। सरपंच जी, अगर ये कोई मायावी चीज निकली तो? डर से बचकर जिम्मेदारी है। इंसानियत हमें पहले उस बच्चे को बचाने को कहती है। शंकर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा एक नवजात शिशु सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ हल्के कपास जैसे रेशों पर पड़ा था। वो बच्चा बेहद मासूम और खूबसूरत भी था। शंकर ने बच्चे को सावधानी से उठाया और फुर्ती से नीचे छलांग लगाई। बच्चा गोद में सुरक्षित था। बच्चे को गांव लाया गया। गांव में इस घटना को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, जरूर कोई शक्ति है इसमें। शांत रहो, सब बच्चा निर्दोष होता है। गायत्री ने बच्चे को दूध पिलाया और साफ किया तो पता चला वो लड़की है। उसका रंग दूध जैसा उजला था, बाल काले और आंखें नीली। इस गांव में इससे पहले इतना सुंदर बच्चा किसी ने नहीं देखा था। हम इस बच्ची को अपनाएंगे, चाहे जो भी हो। सरपंच के कहने पर उसे गांव के शिवराम और कमला, जिनकी कोई संतान नहीं थी, उसने उस बच्ची को गोद ले लिया। बच्ची बहुत सुंदर थी, इसलिए उसका नाम रूपा रखा गया। रूपा बहुत ही सुंदर और चंचल स्वभाव की थी। सभी गांव के लोग रूपा से बहुत प्यार करते थे। वो एक सामान्य बच्ची के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ रही थी। उसकी नीली आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू हो। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उसकी सुंदरता और बढ़ती जा रही थी। रूपा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई अप्सरा धरती पर आ गई है। उसे अक्सर बचपन से ही एक विचित्र सपने आते थे, जिसमें उसने देखा कुछ लोग जेल के अंदर बंद
बंद थे और बार बार उसका नाम लेकर उससे बचाने की गुहार लगा रहे थे। वह डर की वजह से उठ जाती है। ये कैसा सपना था? आखिर वो कौन लोग थे जो मेरा नाम पुकार रहे थे? इतना सोचते हुए उस समय वो किसी तरह सो जाती है। लेकिन अगले दिन वो सारी बात अपनी माँ कमला को बताती है। बेटा, ये सब सपना है, इतना नहीं सोचते। सपने कभी सच थोड़ी न होते हैं। इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। इतना बोलकर कमला अपनी बेटी रूपा को समझा देती है। लेकिन मन ही मन वो इस सपने के बारे में सोचने लगी। उसे रूपा की चिंता होने लगी। जब शिवराम काम करने के बाद घर आता है तब वो इस बारे में अपने पति से बात करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सपने से हमारी रूपा का कोई लेना देना है? मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। हमारी बच्ची को कोई हमसे छीन तो नहीं लेगा? इतना मत सोचो, कोई नहीं छीनेगा हमारी बच्ची को। अगर इस सपने से उसका कोई रिश्ता भी हुआ तो वो उसका कोई अतीत होगा। अभी वो सिर्फ हमारी बच्ची है। इतना बोलकर शिवराम अपनी पत्नी को समझा देता है। इसी तरह समय बीतने लगा। कुछ दिन बाद शिवराम और उसकी पत्नी अपनी बेटी रूपा के साथ बकरियों को चरा रही थी। तभी अचानक एक खूंखार जानवर उसके पास आने की कोशिश करता है। बेटी भाग वहाँ से, वो तुझे मार देगा। हाँ बेटा, भागो वहाँ से, मेरे पास आ जा। लेकिन रूपा अपनी जान की परवाह किए बगैर उस सभी बकरियों के आगे आ जाती है और उस जानवर को गुस्से से आंखें दिखाती है। उसकी आंखों में देखते ही वो जंगली जानवर बिना आक्रमण किए वहाँ से वापस चला जाता है। ये दृश्य देखकर उसके माता पिता दोनों हैरान हो जाते हैं। रूपा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक ऐसा क्या देख लिया उस जानवर ने जो रूपा को बिना नुकसान पहुँचाए वहाँ से चला गया। उस जानवर के वहाँ से जाने के बाद ही कमला और शिवराम रूपा की तरफ भागते हैं। बेटा, तू ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं तुझे? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। चलो बेटा, घर चलो, काफी शाम हो गई। घर पहुंचकर शिवराम अपनी पत्नी से बोला, हमारी बेटी साधारण नहीं लगती, कुछ तो शक्ति है उसकी आंखों में। आज तुमने देखा कैसे वो जानवर रूपा की आंख देखकर वापस चला गया? हाँ जी, सही कह रहे हैं। कुछ तो रूपा के अतीत की कहानी होगी, वरना कोई ऐसे ही अपने नवजात बच्चे को घोंसले में छोड़कर कैसे चला जाएगा। और आज तक कोई इसकी खोज खबर लेने भी नहीं आया। लेकिन जो भी हो, आज वो हमारी बेटी है। औलाद का सुख तो हमें उसी से मिला है, वरना हम दोनों आज तक निसंतान कहलाते। आज जो भी हुआ, हमें ये बात गांव वालों से छुपानी होगी। अगर गांव वालों को पता चल गया तो वो इसे गांव से बाहर निकाल देंगे। माना कि इसके पास कुछ शक्तियाँ हैं, लेकिन उसने कभी किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। बस कई बार मेरे मन में ये डर रहता है कि कहीं मेरी बच्ची को कोई मुझसे छीन कर तो नहीं ले जाएगा। कोई नहीं ले जाएगा, हमने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। ये हमारी बच्ची है, कोई कैसे छीन सकता है? तुम ये डर अपने मन से निकाल दो। इतनी बातें करने के बाद दोनों रूपा के पास जाते हैं। दोनों पति पत्नी प्यार भरी नजरों से उसे देखते हैं और उसके बाद सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसी तरह समय बीतने लगा। समय के साथ अब वो छोटी सी रूपा बड़ी हो गई। अब तो उसकी सुंदरता देखने लायक थी। जो भी उसे देखता मोहित हो जाता था। एक दिन सुजानगढ़ का एक मंत्री कर वसूलने गाँव में आता है। जब वो शिवराम के घर कर वसूलने गया तो उसकी नजर रूपा पर जाती है। वो उसे देखते ही उस पर पूरी तरह से मोहित हो जाता है। मन ही मन उससे शादी करने का मन बना लेता है। रूपा के बारे में जानने के लिए वो उससे बातें करता है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ अकेली रहती हो क्या? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरा नाम रूपा है। मेरे माता पिताजी बकरियों को चराने खेत की तरफ गए हैं, इसलिए मैं आज अकेली हूँ। अच्छा, उन्हें आने में समय लगेगा क्या? हाँ, समय तो लगेगा ही। अगर कोई बात हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका संदेश उन्हें दे दूंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन आकर उनसे बात कर लूँगा। इतना बोलकर मंत्री वहाँ से चला गया। जैसे ही उसके माता पिता घर आते हैं, रूपा उन्हें सारी बात बता देती है। आखिर मंत्री जी को हमसे क्या बात करनी होगी? पता नहीं कमला, अब तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। उन्होंने बोला है ना, वो दोबारा कभी आकर बात कर लेंगे। अगले दिन जयराम और कमला जैसे ही बकरियों को चराने के लिए जाने वाली होती है, तभी रूपा उसे टोकते हुए बोलती है, माँ पिताजी, आज मैं बकरियों को चराने जाऊंगी। नहीं बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, इस तरह से तुम्हें बाहर अकेले नहीं जाने दे सकती। तुम घर में आराम करो।
बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम बकरियों को चरा लेंगे। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, बाहर जाना तुम्हारे लिए सही नहीं है। नहीं पिताजी, बहुत दिन हो गए मैं अपनी बकरियों को लेकर चराने नहीं गई। आज मुझे जाने दो। आप दोनों बेवजह ही चिंता कर रहे हो। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बस खेत की तरफ ही जा रही हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। आप लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। रूपा के बार बार जिद करने पर कमला और शिवराम उसे जाने देते हैं। ठीक है जाओ, लेकिन शाम ढलने से पहले घर आ जाना। ठीक है पिताजी। इतना बोलकर रूपा खुशी खुशी सभी बकरियों को लेकर खेत में चली जाती है, जहाँ हरे हरे घास होते हैं। सभी बकरियाँ बहुत चाव से हरे हरे घास खाती हैं। कुछ देर बाद रूपा को भी बहुत जोरों की भूख लगती है। ओहो, मुझे भी जोरों की भूख लग गई। अब क्या करूँ? जल्दी में खाना लाना ही भूल गई। अब लगता है इस जंगल से ही अपने खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। इतना सोचते हुए रूपा अपनी बकरियों से बोली, मेरी प्यारी बकरियों, तुम लोग आराम से घास खाओ, तब तक मैं अपने खाने का इंतजाम कर लेती हूँ। इतना बोलकर रूपा खेत के पास वाले जंगल में कुछ फल की तलाश में इधर उधर घूमने लगती है। उसी समय सुजानगढ़ का राजकुमार वीर प्रताप शिकार करने उसी जंगल में पहुंचा था। वो शिकार कर ही रहा था, तभी उसका निशाना चूक गया, जिसके बाद वो जानवर राजकुमार पर हमला कर देता है। जिसके बाद उसके दोनों सैनिक उस जानवर की हत्या कर देते हैं। राजकुमार को गहरी चोट लगी थी। राजकुमार के कराहने की आवाज सुनकर रूपा उसके पास चली जाती है। क्या हुआ? आप लोग कौन हैं? सैनिक सारी बात रूपा को बता देता है। मैं इसी राज्य में रहती हूँ, मेरा नाम रूपा है। आप दोनों राजकुमार को उस खेत में ले चलो, उन्हें काफी गहरी चोट लगी है, खून भी बह रहा है, इनकी मरहम पट्टी करनी होगी। अगर ये यहाँ रहे तो फिर से कोई जंगली जानवर इनके ऊपर हमला कर सकता है। मेरी बकरियां भी वहाँ घास चर रही है। लेकिन मैं तुम्हें कैसे पट्टी करने दूं? अगर राजकुमार को कुछ हो गया तो मैं अभी गांव से वैद्य को बुला कर लाता हूँ। रुक जाओ आप, वैद्य को बुलाने में समय न गवाएं। मुझे मरहम पट्टी अच्छे से करने आती है। राजकुमार को कुछ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, जो करना है जल्दी करो। हाँ, मैं कुछ पत्तों की औषधियाँ बना कर लाती हूँ। दोनों सैनिक राजकुमार को घास पर लिटा देते हैं। उसके बाद रूपा तुरंत कुछ पत्तों से औषधि तैयार करके ले आती है और राजकुमार के घाव पर लगाती है। थोड़ी देर बाद राजकुमार को होश आता है। अपने सामने सुंदर स्त्री को देखकर राजकुमार चौंक जाते हैं। कौन हो तुम? मेरे समीप क्या कर रही हो? सैनिक उसे सारी बात बता देते हैं। राजकुमार रूपा की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गया। मन ही मन वो उसे पसंद भी करने लगा। उसकी अच्छाई सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। आज तुम्हारे कारण मैं ठीक हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूँ। आप कैसी बात कर रहे हो? आप राजकुमार हैं। आपकी सेवा करना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तुम वाकई बहुत अच्छी हो रूपा। अगर मुझे दोबारा तुमसे मिलना होगा तो कैसे मिलूंगा? आप मेरे घर आ जाना। मेरे पिताजी का नाम शिवराम है। इतनी बातें करने के बाद वीर प्रताप राजमहल चला जाता है और रूपा भी अपने घर चली जाती है। राजमहल पहुंचने के बाद राजकुमार को जख्मी हालत में देखकर राजा उसके पास जाते हैं। अरे ये क्या हो गया मेरे पुत्र को? इसकी ये हालत किसने की? वीर प्रताप सारी बात अपने पिता को बता देता है। साथ ही वो रूपा के बारे में भी सब कुछ बता देता है और अपने पिता के सामने उससे शादी करने का प्रस्ताव भी रखता है। लेकिन पुत्र, वो मामूली सी बकरी चराने वाली गरीब की बेटी इस महल की रानी बनने के लायक नहीं है। तुम्हारे लिए एक से एक राजकुमारी के रिश्ते आए हैं। तुम जिससे बोलोगे उससे शादी करवा देंगे। मैं मानता हूँ वो गरीब है, लेकिन उसकी सुंदरता कोई अप्सरा से कम नहीं है। उसमें रानी बनने के सभी गुण हैं। मैं जब भी शादी करूँगा तो उसी से करूँगा। राजा अपने बेटे की जिद के आगे झुक जाता है और अगले दिन रूपा के घर जाकर उसके माता पिता से अपने बेटे की शादी के लिए रूपा का हाथ मांगता है। ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है महाराज। मुझ गरीब की बेटी को आप अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। जैसे ही उसके मंत्री को पता चलता है कि जिस रूपा से वो शादी करना चाहता था उसकी शादी राजकुमार से होने जा रही है, ये सुनकर वो मन ही मन दुखी हो जाता है। अब रूपा उस राज्य की होने वाली रानी थी, इसलिए इस बात का जिक्र करना भी उसके लिए पाप था। वो किसी तरह अपने मन को समझा लेता है और वो इस बात का जिक्र किसी से नहीं करता है और खुशी खुशी राजकुमार की शादी में शामिल हो जाता है।
धूमधाम से रूपा की शादी राजकुमार वीर प्रताप से हो जाती है। शादी के बाद राजकुमार रूपा से बोलता है, रूपा, तुम वाकई बहुत सुंदर हो। तुम्हारी सुंदरता के आगे सब कुछ फीका है। आज से तुम्हारा नाम रूपमती रहेगा। पुरानी जिंदगी को भूलकर अब तुम्हें एक रानी की तरह यहाँ रहना है। इतना समझाकर वीर प्रताप वहाँ से चला जाता है। रूपा भी रानी रूपमती के रूप में एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। वो एक कुशल रानी बनकर राज्य के हर काम में अपना योगदान देती थी। जरूरत पड़ने पर राजकुमार को राज्य के काम में अपना सलाह मशवरा भी देती थी। धीरे धीरे राजा को भी समझ आ गया कि भले ही वो साधारण घर में जन्मी हो, लेकिन रानी वाले सारे गुण उसके अंदर है। अब मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने अपने बेटे की शादी एक साधारण गरीब लड़की से करवा दी। इसमें वो सारे गुण हैं जो एक रानी में होने चाहिए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन रानी सो रही थी, तभी एक बार फिर से वो पुराना सपना राजकुमारी को आता है जो उसे बचपन में आ रहा था। वो अचानक घबराकर उठ जाती है। आखिर ये सपना बचपन से क्यों मुझे परेशान कर रही है? ऐसा लगता है इस सपने से मेरा कोई गहरा संबंध है। कभी कभी तो मुझे लगता है मेरा कोई अतीत है जो मैं अभी तक पहचान नहीं पा रही। रूपमती बिस्तर पर बैठकर ये सब सोच रही होती है। तभी राजकुमार वीर प्रताप की भी नींद खुल जाती है। क्या हुआ रूपमती? तुम इस तरह आधी रात को बिस्तर पर बैठकर क्या कर रही हो? कुछ नहीं जी, बस एक बुरा सपना देख लिया, इसलिए जरा डर गई। मैं सो जाती हूँ। इतना बोलकर रूपमती इस बात को सोचते हुए सो जाती है। अगले दिन वो मन ही मन मंदिर जाकर पूजा करने की योजना बनाती है। वो राजकुमार से इस बारे में बात करती है। तब राजकुमार भी उसे जाने की अनुमति दे देता है। रूपमती अपने 2 दासियों के साथ मंदिर पूजा करने जा रही थी। वहाँ एक पुराना देवी मंदिर था जो महल से कुछ दूरी पर था। वो पूजा करके वहाँ से लौट रही थी। तभी उसे आसपास का जगह देखकर ऐसा लगा जैसे वो उस जगह को पहले से जानती थी। मैं तो कभी यहाँ नहीं आई, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इस जगह को जानती हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? वो अपनी दासियों को वापस महल भेजकर खुद पास के एक जंगल की तरफ जाती है। जैसे ही वो जंगल की तरफ प्रवेश करती है, वहाँ उसे एक साधु बाबा दिखते हैं जो तपस्या कर रहे थे। उसके जाते ही वो आंखें खोल देते हैं। आ गई तुम बेटी, बहुत समय से तुम्हारी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। ये बात सुनकर रूपमती आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद वो साधु बाबा से बोली, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबा? कौन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है? बेटी, तुम इस जंगल में थोड़ा आगे जाओगी तब तुम्हें सब समझ आ जाएगा। बाबा के कहने पर रूपमती उस जंगल में थोड़ा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते ही बीच जंगल में उसे एक टूटा फूटा महल दिखता है जो काफी पुराना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस महल को जलाया गया हो। उस महल के अंदर एक संदूक था जिसके अंदर रानी जैसी दिखने वाली सुंदर स्त्री की तस्वीर रखी थी। उस तस्वीर को छूते ही स्त्री चित्र से निकलकर जीवित हो जाती है और प्यार भरी नजरों से रूपमती को देखने लगती है। ये देखकर रूपमती घबराती हुई उससे पूछती है, आप कौन हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरी बच्ची, मुझे नहीं पहचाना? तुम मेरी ही अंश हो। ये बात सुनकर रूपमती पूरी तरह आश्चर्य में पड़ जाती है। ये क्या बोल रही हैं आप? ये कैसे संभव है? आप मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरा जन्म तो एक गरीब परिवार में हुआ है। मेरी माँ का नाम कमला है। ये सुनकर रोती हुई वो सुंदर स्त्री सारी सच्चाई बता देती है। अपनी सच्चाई जानकर रूपमती को हैरानी होती है। उस दिन जब तुम अपने गांव के जंगल में बकरियां चरा रही थी, उस वक्त जानबूझकर जानवरों ने इस राजकुमार पर हमला किया जिस तुम उनकी मदद करो और वो तुम्हें देखकर मोहित हो जाए, और आखिर में वही हुआ। आज तुम इस राज्य की महारानी बनकर मेरे सामने खड़ी हो। आप चिंता मत करो माँ, आपके साथ गलत करने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यही उम्मीद थी बेटी, अब तुम आ गई तो मुझे पूरा विश्वास है तुम मेरा प्रतिशोध जरूर लोगी। अब तुम राजमहल लौट जाओ, वरना किसी ने देख लिया तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। इतना समझाने के बाद वो सुंदर स्त्री गायब हो जाती है। रूपमती वापस से उस तस्वीर को उस संदूक में डाल देती है और उस बाबा का आशीर्वाद लेकर तुरंत महल लौट जाती है। उसके महल पहुँचते ही राजकुमार बोला, रूपमती, तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो पूजा करने में जरा देरी हो गई, कुछ जरूरी काम
काम था क्या? हाँ रूपमती, मुझे एक जरूरी काम से दूसरे राज्य जाना है, इसलिए मैं 2 दिन तक राजमहल में नहीं रहूंगा। तुम महल में सबका ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना। पिताजी की आज्ञा के बिना इधर उधर मत जाना। ये भी कोई कहने की बात है? आप निश्चिंत होकर जाओ। उसके जाने के बाद वो मन ही मन बहुत खुश होती है। अब तो मेरा काम और भी आसान हो गया। इन 2 दिनों में मैं अपना सारा काम निपटा लूंगी। इधर राजकुमार के जाने के बाद रूपमती धीरे धीरे राज्य को बर्बाद करने में लग गई। वो हर रोज पूजा करने के बहाने मंदिर जाती थी और अपनी माँ से मिलती थी। उसकी माँ जैसे जैसे बोलती थी, रूपमती ठीक वैसे वैसे ही करने लगी। धीरे धीरे उसी राज्य में अपने लिए अलग सैनिक तैयार करने लगी। एक दिन राजा को कुछ खुफिया जानकारी मिलती है कि कोई राज्य में बगावत करने की योजना बना रहा है, इसलिए वो रानी को अकेले मंदिर जाने के लिए मना करते हैं। मजबूरन रूपमती को राजा की बात माननी पड़ी और वो कहीं नहीं जाती है। उसी रात रूपमती अपने कमरे में परेशान होकर बैठी थी। मुझे आज के रात ही अपने काम को अंजाम देना होगा, जो कई सालों से मेरे इंतजार में है। वैसे भी राजा को शक हो गया है, इसलिए उसने महल की सुरक्षा बढ़ा दी है। ऐसे में मुझे आज किसी तरह वहाँ जाना ही पड़ेगा। इतना सोचने के बाद वो सोने का नाटक करती है। आधी रात को जब सभी दरबारी सो जाते हैं, तब रूपमती चुपके से सबके नजर से बचकर वो खुफिया दरवाजे से काल कोठली की तरफ जाती है। वो जैसे ही दरवाजे के अंदर की तरफ जाती है तो आसपास का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। ये तो वही काल कोठली है जो बचपन से मेरे सपने में आ रही है। कितने आश्चर्य की बात है, आज तक मैं अपनी सच्चाई से अनजान थी। इतना सोचते हुए वो अंदर की तरफ जाती है। वहाँ जितने भी कैदी बंद थे वो रूपमती को देखकर खुश हो जाते हैं। रानी तुरंत दरवाजा खोलती है और सभी कैदियों को लेकर बाहर निकलती है। जैसे ही वो सभी को खुफिया दरवाजे से बाहर निकालती है, राजा भूपेंद्र अपने कुछ सिपाहियों के साथ बाहर खड़े होते हैं। वो रूपमती को देखते ही सिपाहियों को उसे पकड़ने का आदेश देते हैं, लेकिन काल कोठली से निकले सभी आदमियों के अंदर इतना गुस्सा था कि वो सभी सिपाहियों को वहीं मार देते हैं और रानी रूपमती को बचाते हुए महल ले जाते हैं। थोड़ी ही देर में रानी रूपमती और राजा भूपेंद्र के सिपाहियों में लड़ाई होने लगती है। एक सिपाही दूसरे राज्य जाकर राजकुमार वीर प्रताप को सारी बात बताता है। ये खबर सुनते ही वो सबसे पहले रूपा के माता पिता शिवराम और कमला को बंदी बनाकर राजमहल ले आता है। वहाँ आते ही वो रानी रूपमती के सभी सैनिकों को घेर लेता है और रूपमती से पूछता है, सच सच बताओ, कौन हो तुम? मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए शादी करके इस महल में लेकर आया और अपनी रानी का दर्जा दिया, लेकिन तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र। कौन हो तुम? किस मकसद से तुमने मुझसे शादी की? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हारे माता पिता को मार डालूंगा। इतना बोलकर वो शिवराम और कमला की गर्दन पर तलवार रख देता है। ये देख रूपमती काफी घबरा जाती है। मैंने तो शादी बिना किसी मकसद के किया था। हर एक लड़की की तरह मैं भी शादी करके ससुराल आ गई। मेरा यकीन मानो, शादी को लेकर मेरे मन में कोई छल कपट नहीं था। मुझे तो शादी के बाद यहाँ आकर अपनी सच्चाई का पता लगा। इन्हें मत मारो, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने तो बस मेरा पालन पोषण किया है। मैं इनकी बेटी नहीं हूँ। मेरी असली माँ तो रानी माया है। मेरे माता पिता की मौत के जिम्मेदार तुम्हारे पिता राजा भूपेंद्र है। पूछो अपने पिता से कैसे मेरी आदिवासी माँ और पिता को बेरहमी से मार डाला था। इतना बोलकर रूपमती सारा किस्सा सुनाने लगती है। अपने महल से कुछ दूरी पर देवी का एक मंदिर था, जिसके आगे एक घना जंगल था, जहाँ राजा शिकार करने अपने सैनिकों के साथ आते हैं। जंगल के अंदर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक सुंदर सा महल दिखता है। अरे इतने घने जंगल में इतना सुंदर महल किसका है? महाराज, ये आदिवासियों के राजा भीम और रानी माया का महल है। वो लोग जंगल में ही अपना जीवन यापन करते हैं। दोनों इतनी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी राजा की नजर रानी माया पर पड़ती है। वो बेहद खूबसूरत थी, बिल्कुल अप्सरा जैसी। इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसी रानी तो मेरे पास होनी चाहिए थी। वो तुरंत अपने सैनिकों के साथ माया के पास जाते हैं और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री पूरे धरती पर नहीं है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मुझसे विवाह कर लो। महाराज, मैं शादीशुदा हूँ। आप ऐसी बातें मत करो और यहाँ से
चले जाओ। शादीशुदा हो तो क्या हुआ, इस जंगल में रहकर क्या करोगी? मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें सारे सुख दूंगा। राजा भूपेंद्र इतनी बात बोल ही रहा होता है, तभी राजा भीम वहाँ आ जाता है और गुस्से में अपनी तलवार निकालकर राजा के गर्दन पर रख देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से ऐसे बात करने की? यहाँ से चले जाओ वरना मैं मार डालूंगा। इतनी बात सुनकर राजा भूपेंद्र गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अगले दिन अपने सैनिकों के साथ आकर राजा भीम के पूरे महल में आग लगा देता है। पूरा महल धू धू कर जल जाता है। राजा भीम को भी बेरहमी से मारकर सभी सैनिकों को काल कोठरी में बंद कर देता है। ये सब देख रानी माया समझ गई कि वो अब जिंदा नहीं रहेगी, इसलिए अपनी नवजात बच्ची को एक पक्षी के घोंसले में रख देती है और पंछी से बोलती है, हे मैना, घोंसले के साथ मेरी बच्ची को उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना, जिससे मेरी बच्ची सुरक्षित हाथ में चली जाए। यहाँ रहेगी तो वो बेरहम राजा इसे भी मार देगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और राजा भूपेंद्र से भागने की कोशिश करती है, इसलिए वो रानी माया को भी मार देता है। जब तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होने दूंगा। इस तरह तुम्हारे पिता ने मेरा हंसता खेलता परिवार खत्म कर दिया और मेरी माँ ने मुझे खुद से दूर कर दिया, जिसके बाद वो मैना मेरे घोंसले को ले जाकर एक पीपल के पेड़ पर रख देती है, जिसके बाद ये दोनों मेरा पालन पोषण करते हैं। ये सब कुछ मुझे नहीं पता था, लेकिन उस दिन जब मैं पहली बार मंदिर में पूजा करने गई, तब वहाँ से लौटते समय मुझे जंगल का रास्ता दिखा, जो मुझे बिल्कुल जाना पहचाना लग रहा था। जब मैं जंगल के अंदर उस महल में पहुँची और अपनी माँ की तस्वीर को पहली बार हाथ में लिया, तब मेरी माँ ने मुझे सारा किस्सा बताया। ये सब जानने के बाद मेरा खून खौल गया। जब तक मैं अपने माता पिता के हत्यारों को सजा न दे दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये सब सुनने के बाद राजकुमार वीर प्रताप को बहुत गुस्सा आया। पिताजी, ये आपने क्या कर दिया? किसी का घर उजाड़कर आपको क्या मिल गया? मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे गलती हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कब मैंने अपने घमंड और अहंकार में आकर इतना गलत कर दिया। माफी गलती की मिलती है, गुनाह की नहीं राजा भूपेंद्र। अब तुम्हें सिर्फ सजा मिलेगी। इतना बोलकर रानी जैसे ही उसे मारने वाली होती है, कमला उसे बचा लेती है। तुम इन्हें मारकर अपना हाथ गंदा मत करो, ये तुम्हारे ससुर है और ससुर पिता के समान होते हैं। तुम इन्हें कैदी बना लो, लेकिन मारो मत। कमला की बात सुनकर वो राजा को काल कोठरी में डलवा देती है। इस तरह से वो अपना बदला पूरा करती है। उसके बाद एक रानी की तरह अपने पति वीर प्रताप के साथ मिलकर सुजानगढ़ का राजकाज संभालने लगती है और खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।